हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रम। जब मैं स्पेक्ट्रम बोलता हूँ तो बच्चों हम पहले स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमें पता है कि लास्ट वीडियो में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर। जब मैं स्पेक्ट्रम बोलता हूँ तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है, जैसा आपको पीछे दिख रहा है, दैट इज़ एमिशन स्पेक्ट्रम हम पढ़ने वाले, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। और एक और चीज़, अगर बच्चों आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हो तो सबसे पहले उसको देख के आओ। एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स मॉडल, उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स एक बार हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ लिया तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। वो कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट थे, तो ये अगर एनसीईआरटी बुक देखोगे तो ये सारे टॉपिक किस टॉपिक के अंडर में आते हैं? डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स मॉडल। दैट मीन्स ये सारे डेवलपमेंट हुए, देन उसके बाद बोर्स मॉडल आया। तो ऑब्वियसली बोर्स मॉडल अगला टॉपिक होगा, लेकिन बोर्स मॉडल से पहले हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें एमिशन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, एंड हम लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन देखने से पहले हम बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ लाइन स्पेक्ट्रम एट फर्स्ट प्लेस। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि हमें कैसे पता चलता है कि किसी स्टार में, स्टार फॉर एग्जांपल सपोज सन है, तो हमें पता है कि सन के अंदर हाइड्रोजन एंड हीलियम होता है। तो माय क्वेश्चन इज़ कि अगर आप कहीं गूगल पे सर्च करोगे तो इतना पक्का पता है कि सन के सरफेस तक अभी तक कोई भी नहीं गया है, आसपास भी कोई प्रॉपर मिशन नहीं है हमारे पास। तो ऐसा कैसे पता चलता है कि सन के कोर के अंदर या जो भी वो गैसेस जलते हैं वो हाइड्रोजन है या हीलियम है? ओके, सो अगर ये टॉपिक आपको समझ आता है तो इस क्वेश्चन का आंसर देने में आप सक्सेसफुल होगे। तो इस चीज़ को जानने के लिए कि हमें कैसे पता चलता है सन के कोर में कौन से गैसेस होते हैं, इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखो, आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ फर्स्ट प्लेस में मैं ये जानना चाहता हूँ कि बेसिकली जब मैं बोलता हूँ एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, सब में स्पेक्ट्रम वर्ड का मतलब व्हाट इज स्पेक्ट्रम? तो स्पेक्ट्रम जैसा आपको पता बैंड ऑफ कलर या बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी या बैंड ऑफ वेवलेंथ को बोलते हो। तो आपको जैसे पता है कि जो वाइट लाइट होती है ना, वाइट लाइट, तो इसके अंदर क्या होता है? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलो या वेवलेंथ बोलो। दैट मीन्स एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ होती है। इन पर्टिकुलर जब आप विजिबल लाइट को देखते हो तो आपको भी पता है कि रेड से लेके, अगर आप स्पेक्ट्रम पूरा लिखो तो क्या होगा? विवग्योर, जहाँ पे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये भी एक क्या हुआ बच्चों? कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चेंज हो रहा है? जब कोई आपको विजिबल कलर, विजिबल लाइट कलर चेंज कर रही है, दैट मीन्स वो ब्लू से रेड की साइड जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। क्या हो रहा है? उसका मतलब उसका वेवलेंथ चेंज हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो दैट मीन्स अगर वेवगॉर की बात करता हूँ बच्चों, तो ये बेसिकली क्या है? बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ वेवलेंथ, बैंड ऑफ कलर बोल सकते हो। इसको आप क्या बोलते हो? स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलते हो? स्पेक्ट्रम। तो फर्स्ट प्लेस में मेरे को ये चीज़ तो पता चलता है कि स्पेक्ट्रम क्या होती है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम मैंने बोल दिया रेंज ऑफ वेवलेंथ, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, बैंड ऑफ कलर, इन सारी चीज़ों को मैंने क्या बोल दिया? स्पेक्ट्रम बोल दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक और चीज़। स्पेक्ट्रम में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको पता है बच्चों कि जैसे ये प्रिज्म है, ओके, प्रिज्म से आपने क्या करा? वाइट लाइट पास कराया, है ना। ये क्या है? वाइट लाइट। वाइट लाइट आपकी क्या होती है बच्चों? सनलाइट। तो आपको पता होगा, ये तो आपने बहुत जगह देखा होगा ये डायग्राम, कि ये क्या हो जाता है? 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, जब हम बोलते हैं 7 कलर में स्प्लिट हो गया तो ऊपर क्या होगा? लॉन्गर फ्रीक्वेंसी, एंड नीचे बच्चों होती है, सॉरी, ऊपर क्या होगा आपका? लॉन्गर वेवलेंथ, एंड नीचे होगा शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों, जब आप किसी वाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराते हो तो आपको पता है कि जब वो दूसरे मीडियम में गया बच्चों, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरा है उसका। आपने जो भी सॉलिड यहाँ पे लिया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने 10th में पढ़ा हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। तो उस मीडियम में अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करती है। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि ये लाइट स्प्लिट हो जाते हैं अपने कंपोनेंट में, और आपको दिखेगा कौन सा कंपोनेंट? जो विजिबल होगा। तो दैट मीन्स आपको खाली इसमें क्या दिखता है? विजिबल स्पेक्ट्रम जो है। अब हमेशा याद रखना बच्चों कि आपका जब वाइट लाइट टूटती है ना, वाइट लाइट ब्रेक होती है, तो हमेशा लॉन्गर वेवलेंथ कम डेविएट होती है, शॉर्टर वेवलेंथ ज़्यादा डेविएट होती है।
शॉर्टर वेवलेंथ का क्या मतलब है? हाइयर फ्रीक्वेंसी। आपको पता है वेवलेंथ बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों? ज़्यादा। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होती है, तो फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली बच्चों किसकी ज़्यादा होती है? ब्लू लाइट की ज़्यादा होती है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो अगर फ्रीक्वेंसी ब्लू लाइट की ज़्यादा होती है तो हमेशा अगर प्रिज्म के थ्रू आप ब्रेक करते हो तो V नीचे दिखेगा, R ऊपर दिखेगा। दैट मीन्स लॉन्गर वेवलेंथ ऊपर दिखेंगे, क्योंकि लॉन्गर वेवलेंथ कम डेविएट होते हैं एंड हाइयर फ्रीक्वेंसी जो है, हाइयर फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स शॉर्टर वेवलेंथ वो ज़्यादा। तो विबग्योर आपको इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा, VIBGYOR। प्रिज्म के थ्रू इस तरीके से आपको दिखेंगे। तो आई होप आपको बच्चों ये चीज़ समझ आई होगी। तो ये आपका बेसिकली बच्चों क्या हो गया? बैंड ऑफ कलर हो गया, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई, रेंज ऑफ वेवलेंथ हो गया, क्योंकि यहाँ से कुछ वेवलेंथ स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ पे कुछ वेवलेंथ, तो दैट मीन्स ये सेट ऑफ वेवलेंथ हो गया। इसी चीज़ को आप क्या बोलते हो बच्चों? स्पेक्ट्रम बोलते हो। अच्छा, अगर हमें ये चीज़ समझ आई तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है बच्चों कि अगर आपसे, हमें पता है नर्सरी में आपने, अगर आपका कोई छोटे आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जो नर्सरी LKG UKG में है, तो आपने देखा होगा उसके बुक में जो पोएम होता है उसमें अगर रेनबो होता है तो रेनबो इस तरीके से बना रखा होता है ना। तो सपोज करो कि ये VIBGYOR इस तरीके से, तो आपको पता है कि बच्चों वैसे डायग्राम में आपको दिखता है कि हाँ यहाँ पे वॉयलेट ख़त्म हुआ, इस वाली लाइन से इंडिगो चालू हो गया, इस वाली लाइन से ब्लू चालू हो गया, फिर यहाँ से ग्रीन एंड सो ऑन। बट ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन, बच्चों के लिए अच्छा दिखाने के लिए बना दिया। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर आप रियल लाइफ में जब आपको रेनबो दिखता है या प्रिज्म के थ्रू अगर आपने लाइट कभी भी ब्रेक करी हो उसके कंपोनेंट में, तो क्या आपने कभी नोटिस करा है कि आपको ये नहीं पता चलता कि रेड कहाँ पे ख़त्म होता है? तो दैट मीन्स ये जो लाइन होती है ना, जो आपको छोटी मतलब LKG के बच्चों के लिए बिल्कुल डार्क करके दिखा देते हैं, ये हमेशा मर्ज्ड होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। दैट मीन्स VIBGYOR। तो मैं बोलता हूँ रेड और ऑरेंज, अगर आप रेनबो में रेड और ऑरेंज को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि रेड भी है ऑरेंज भी है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे रेड खत्म होती है कहाँ से ऑरेंज स्टार्ट हो गया। इतना मतलब जो आप मूव करते हो तो फ्रीक्वेंसी इस तरीके से चेंज होती है, वेवलेंथ इस तरीके से एक एक करके चेंज हो रही है कि आप विजिबल लाइन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि हाँ यहाँ पे रेड खत्म हो गया, यहाँ पे ऑरेंज स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है वो आपस में मर्ज्ड होती है। मर्ज्ड होती है इसका मतलब कंटिन्यूअस इन नेचर होती है। इसीलिए जो हमारा ऐसे स्पेक्ट्रम होते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का सिंपली यही मतलब हो गया कि यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश कि कहाँ पे ख़त्म हो रही है एक कलर या एक पर्टिकुलर टाइप की रेंज ऑफ वेव। तो आप ये नहीं पता कर पाते हो कि ग्रीन कहाँ पे ख़त्म हो रही है, ग्रीन के बाद आपका येलो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वो आपको समवॉट फ्यूज्ड या मर्ज्ड लगते हैं, ठीक है, कि ग्रीन खत्म होता हल्का सा येलो हुआ और येलो दिखने लग गया वो, लेकिन आपको एक डिस्टिंक्ट लाइन नहीं दिखेगी। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बिकॉज दे आर मर्ज्ड। नाउ जैसा कि आपको पता चला कि सिंपल स्पेक्ट्रम क्या होता है और आपको ये भी पता चला कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो नाउ जो एक्चुअल हमारा टॉपिक है एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, इस पे आते हैं। जैसा कि बच्चों नाम से पता चल रहा है एमिशन एब्जॉर्प्शन क्या सारी चीज़ें होती हैं। एमिशन का मतलब कुछ एमिट हो रहा होगा, एब्जॉर्प्शन में कुछ एब्जॉर्ब हो रहा हो। तो देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो देखो होता क्या है कि सपोज करो कि आपके पास वाइट लाइट का सोर्स है। वाइट लाइट आपका क्या हो गया बच्चों? सनलाइट। ओके, आपके पास सनलाइट का सोर्स है, आपने इसके रास्ते में एक जार रखा है। जार के अंदर बेसिकली आपके पास हाइड्रोजन गैस है। ओके, आपके पास क्या है? हाइड्रोजन गैस है। एंड देन आप जो लाइट इसके बाद पास होगी, जो लाइट आएगी, उसको आप क्या करोगे? उसका एक स्पेक्ट्रम बनाओगे। ओके, उसको आप प्रोजेक्ट करोगे किसी वाइट स्क्रीन पे ये देखने के लिए कि उसका स्पेक्ट्रम किस तरीके से बना। और जो भी ये स्पेक्ट्रम बनेगा ना बच्चों, इसको आप बोलोगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि इस सोर्स ने जो हाइड्रोजन है इसने क्या कर लिया होगा? वाइट लाइट में से कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब कर ली होंगी। वाइट लाइट में से कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब कर ली होगी। अब आपका क्वेश्चन है क्यों एब्जॉर्ब करेगा ये?
तो देखो बच्चों, सिंपल सा इसका आंसर है, जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में सबकी यूनिक एबिलिटी होती है एक सर्टेन वेवलेंथ या सर्टेन फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेने की, और जिसको नहीं कर पाता उसी को उस छोड़ देता है। तो दैट मीन्स अगर कोई सब्सटेंस, कोई एलिमेंट है जो एक्स फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है तो वो एमिट भी क्या कर पाएगा, जो बच्चों एब्जॉर्ब करेगा उसी को तो एमिट करेगा। तो हमेशा याद रखना कि जितने भी 118 एलिमेंट्स नोन है सबकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो जो पूरा वाइट लाइट है उसमें से सर्टेन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को ही एब्जॉर्ब कर पाता है, और अगर उसको एब्जॉर्ब कर पाता है तो उसी को क्या कर पाएगा, एमिट कर पाएगा। तो जैसा कि हमने हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया, एक और चीज़ है, हाइड्रोजन का ही एग्जाम्पल क्यों लिया, इसका सिंपल आंसर ये है बच्चों कि जब आपको लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बताऊंगा ना तो यू विल बी एबल टू रिलेट मोर, क्योंकि मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लेके एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो होता क्या है कि ये कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद जो भी आपकी स्पेक्ट्रम बनेगी व्हाइट बोर्ड पे दैट विल बी कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि इस सोर्स ने कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, व्हाइट लाइट में से कुछ फ्रीक्वेंसी या कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब कर लिया तो जो बचा हुआ होगा वही तो आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखेगा। तो सपोज करो आपके लिए इजी करता हूँ, यहाँ पे वेवलेंथ होती है, मान लो कि व्हाइट लाइट के अंदर 26 कंपोनेंट थे A to Z। इजी करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि मान लो कि व्हाइट लाइट में आपके पास 26 कंपोनेंट थे A to Z, दैट मीन्स एक वेवलेंथ A है, दूसरी B, C, D, E, F, G, H, इस तरीके से Z तक है। अब मान लो हाइड्रोजन की यूनिक एबिलिटी थी कि ये खाली P, Q और R को ही एब्जॉर्ब कर पाता है। जैसा कि मैंने बोला कि हर एलिमेंट की यूनिक एबिलिटी होती है सर्टेन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेने की। तो मैंने मान लिया कि ये वो PQR नहीं होगा, असल में ग्रीन कलर की लाइट होगी, असल में ब्लू कलर की लाइट हो सकती है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। आपको समझाने के लिए मैं इजी कर रहा हूँ, मैंने मान लिया कि A to Z ही सारे फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है, उसमें से PQR इसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे जब मैं बनाऊंगा, स्पेक्ट्रम बन रहा होगा तो A to Z तक सब होगा एक्सेप्ट PQR यहाँ पे मिसिंग होगा। तो जहाँ पे P, Q और R बनना था वहाँ पे आपको डार्क होगा। डार्क का मतलब वहाँ पे कोई लाइट नहीं आएगी, उस पर्टिकुलर लाइट को तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया है ना, तो वहाँ पे आपको डार्क दिखेगा। तो ऑब्वियसली इसको आप क्या बोल रहे हो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, ऐसा स्पेक्ट्रम जो जब कोई सोर्स कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है उसके बाद बनता है, उसको आप क्या बोलते हो बच्चों, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सबसे पहले वीडियो पॉज करके ये चीज़ नोट करो और ये समझना बहुत ज़रूरी है बेसिकली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। अगर एक बार आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझ आ गया तो बड़ी आसानी से आप एमिशन स्पेक्ट्रम भी समझ जाओगे। तो आई होप बच्चों ये आपने नोट कर लिया होगा। तो हमने जैसे देखा कि जो हाइड्रोजन सोर्स था उससे जब वाइट लाइट हमने पास करी तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो इसने एब्जॉर्ब कर लिया था वो टोटल में से माइनस हो जाएगा जो एब्जॉर्ब हो गया। तो अगर A to Z था, PQR एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ पे A to Z आएगा PQR को छोड़ के, और उसी का जो मैं स्पेक्ट्रम व्हाइट बोर्ड पे बना दूंगा उसको मैं बोल दूंगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन है बच्चों ये क्यों एब्जॉर्ब करेगा, ये फर्स्ट प्लेस में क्यों एब्जॉर्ब करता है, और जो एब्जॉर्ब करता है फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वो एनर्जी है, सिंपली लाइट क्या एनर्जी है, तो उस एनर्जी का करता क्या है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको। हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, तो बच्चों जो हाइड्रोजन है उसमें फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन है ना, बहुत सारे हाइड्रोजन है। तो क्वेश्चन है कि जब वाइट लाइट पास हो रही है और ये कुछ पर्टिकुलर टाइप की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एब्जॉर्ब करके कर क्या रहा है। तो जैसे ही बच्चों ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, तो ये क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्यों घूम रहा है, ये इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इसलिए घूम रहा है क्योंकि बाइंडेड है, इसके पास ऑप्शन नहीं है, इसने इसको पुल कर रखा है, इसके पास लिमिटेड एनर्जी है, उस लिमिटेड एनर्जी को यूज़ करके ये खाली इतनी ही ऑर्बिट में घूम पा रहा है। अगर इसकी एनर्जी बढ़ा दूंगा तो ये क्या करेगा, दूर जाने की कोशिश करेगा। इससे दूर जाने से मतलब है कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, तो ये कहीं पे भी जाएगा डिपेंडिंग अपॉन हमने कितनी इसको एनर्जी प्रोवाइड करी। तो होगा क्या बच्चों, जब इससे वाइट लाइट पास होती है तो हाइड्रोजन एक्साइट हो जाता है। एक्साइट का क्या सिंपल मतलब है, दो वर्ड आप सुनोगे बच्चों, एक होता है ग्राउंड स्टेट और एक होता है बच्चों एक्साइटेड स्टेट। ठीक है,
एक होता है ग्राउंड स्टेट, एक होता है एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है जो नेचुरल स्टेट है उसका, दैट मीन्स हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट क्या हो गया कि उसके फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज इट्स ग्राउंड स्टेट। लेकिन जब मैं बोलता हूँ एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं का क्या मतलब है कि सिंपली ये जैसी मैंने एनर्जी प्रोवाइड करी बच्चों, ये हायर स्टेट में चला गया। तो जब भी कोई अपने नेचुरल स्टेट में नहीं है उसको आप एक्साइटेड स्टेट बोलोगे, ठीक है। तो दैट मीन्स कभी भी एक हाइड्रोजन का, अगर हाइड्रोजन के लिए आपको इलेक्ट्रॉन उसके फर्स्ट ऑर्बिट में ना दिखे, किसी और ऑर्बिट में दिखे, तो आप बोलोगे एक्साइटेड हो गया वो। तो सिंपली जब व्हाइट लाइट यहाँ से पास कर रही है तो इसको क्या कर रहा है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ फ्रीक्वेंसी कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला गया। और जो बची खुची है दैट मीन्स PQR इसने एब्जॉर्ब कर लिया, ABCD में से Z तक में से PQR छोड़ के बाकी सारे, उसको आपने बोल दिया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, बिकॉज कुछ एब्जॉर्ब हो गई। नाउ अब हम आते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम पे। आई होप आपको समझ आया होगा। एक और चीज़ है कि अगर आपसे कोई पूछे कि डेफिनेशन भी बता दो, तो कोई स्टैंडर्ड एज सच डेफिनेशन नहीं है, बट आप ये बोल सकते हो कि व्हेन अ स्पेक्ट्रम इज क्रिएटेड व्हेन एनी एलिमेंट absorbs some frequency और wavelength, एक ही बात है, फ्रीक्वेंसी लिखो या वेवलेंथ लिखो, फ्रॉम वाइट लाइट। तो व्हेन ए स्पेक्ट्रम इज क्रिएटेड व्हेन एनी एलिमेंट एब्जॉर्ब सम फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वाइट लाइट। एक वाइट लाइट है, बीच में आपने कुछ ऑब्जेक्ट डाल दिया, इसने कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, तो बचा हुआ जो लाइट है इसका जो भी आपने स्पेक्ट्रम क्रिएट करा है दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा क्या है। देन आते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम पे। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पहले क्यों बताया। अभी आपको पता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमने क्या किया था कि वाइट लाइट से सोर्स बीच में डाला और जो बचा हुआ है उसको हमने बोला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। मैंने बोला कि जब इसके अंदर हाइड्रोजन हमने भर रखा था तो हाइड्रोजन एक्साइट हो गए। तो चलो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो एक्साइटेड सैंपल हमने बनाया है दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के टाइम पे ये जो हाइड्रोजन सैंपल एक्साइट हुए थे, दैट मीन्स एक्साइट का मतलब क्या है, इनमें से 30% हाइड्रोजन होंगे जिसका एक इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में पहुंचा हुआ है, कुछ ऐसे हैं जिसका थर्ड में पहुंचा हुआ है, कुछ में फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, कहीं पे भी पहुंच सकता है। और अगर किसी का फर्स्ट ऑर्बिट में है तो दैट मीन्स वो ग्राउंड स्टेट में ही है। तो अब इसको अगर नॉर्मल कूल डाउन होने के लिए छोड़ोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वापस वो अपने किस स्टेट में आना चाहेंगे बच्चों, एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में। अब एक्साइटेड से ग्राउंड में आने का सिंपल मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में कहाँ से गिरेंगे, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, उनकी मर्जी है, कैसे भी गिर सकते हैं। बचपन में सीढ़ी से कूदते थे ना हम, तो भी 4 सीढ़ी ऊपर गए तो आपकी मर्जी है, सीधे कूद जाओ नीचे या एक एक करके कूदो या दूसरे सीढ़ी पे कूदो, फिर तीसरे पे कूदो, आपकी मर्जी है, कैसे भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। सेम ये करते हैं कि जब अगर एक इलेक्ट्रॉन 7th ऑर्बिट में पहुंच गया तो उसकी मतलब मर्जी है, वो फर्स्ट में भी गिर सकता है, वो सेकंड में भी गिर सकता है, वो थर्ड में भी गिर सकता है, थर्ड से वापस सेकंड गिरेगा, अल्टीमेटली उसको ग्राउंड स्टेट में आने के लिए फर्स्ट में जाना है। तो जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन गिरते हैं बच्चों, तो क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, जब हमने एनर्जी दी थी तो वो हायर ऑर्बिट में गए थे, तो जब वो वापस लोअर ऑर्बिट में आएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। अब अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि इसने क्या क्या एब्जॉर्ब किया था, PQR, ये सिंबॉलिक है बच्चों, PQR को लिटरली मत ले लेना। मैं मान लूँ कि PQR करके कोई फ्रीक्वेंसी है जिसको इसने एब्जॉर्ब करा, तो ऑब्वियसली उसी को एमिट कर पाएगा ना, है ना, हाँ या ना। आपको कोई 27वां अल्फ़ाबेट पता है? नहीं, बिकॉज आपने कभी पढ़ा ही नहीं, तो जो आपके दिमाग में वही बाहर भी आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से जो इसने एब्जॉर्ब करा उसी को एमिट कर सकता है। इसने PQR एब्जॉर्ब करा था तो एमिट भी करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जब स्पेक्ट्रम बनाऊंगा तो A to Z तक सब मिसिंग होगा, खाली P होगा, Q होगा और R दिख रहा होगा, बाकी सब डार्क होगा, PQR दिख रहे होंगे। तो ये इसका क्या हो गया, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या बोलोगे, स्पेक्ट्रम क्रिएटेड व्हेन एन एक्साइटेड सैंपल is brought to its ground state। जब वो अपने ग्राउंड स्टेट में आता है एक्साइटेड से,
तो ऑब्वियसली जो एमिशन हो रहा होगा उसका जो स्पेक्ट्रम क्रिएट कर दोगे उसको बच्चों क्या बोल दिया आपने, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यहाँ पे बताता हूँ, इसको मिटाता हूँ। आई होप आपको एब्जॉर्प्शन और एमिशन समझ आया होगा। तो सपोज करो कि मान लो कि VIB/GYOR, मान लो कि टोटल स्पेक्ट्रम खाली यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता पूरे वाइट लाइट में। मतलब हाइपोथेटिकली मैं जस्ट समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि विबग्योर ही है टोटल और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मान लो कि एक सैंपल है, ठीक है, मान लो कि एक सैंपल है, जिस जो सैंपल है जो एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लू ग्रीन येलो, ब्लू ग्रीन येलो। तो स्पेक्ट्रम पे क्या दिखेगा आपको बच्चों, वायलेट दिखेगा, इंडिगो दिखेगा, ब्लू ग्रीन इसकी जगह क्या होगा, डार्क होगा, कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, ऑरेंज और रेड दिखेगा। ठीक है, ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इसी का एमिशन स्पेक्ट्रम बनाओगे तो ऑब्वियसली इसने एब्जॉर्ब क्या करता है, BGY। तो इसका मतलब जो इसका बनाओगे BGY का, ये एमिट कर रहा होगा, तो यहाँ पे खाली BGY होगा, वॉयलेट नहीं होगा, इंडिगो नहीं होगा, ऑरेंज नहीं होगा, रेड नहीं होगा। तो आप देखो जो यहाँ पे मिसिंग है वो ही यहाँ पे अवेलेबल है, बिकॉज आपने जो एब्जॉर्ब कर लिया आप उसी को एमिट करोगे। तो 10 में से 4 चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लिया तो 6 चीज़ें बन रही होगी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, और जब एमिशन पे जाओगे तो वही 4 चीज़ आप एमिट कर दोगे, तो आपका 4 + 6 वापस 10 हो गया। तो दैट मीन्स सेम सोर्स के लिए अगर आपका सोर्स, ये जो सोर्स है सेम है, तो अगर उसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम को कंबाइन कर दोगे ना तो होल स्पेक्ट्रम बन जाएगा, टोटल स्पेक्ट्रम। बिकॉज जो इसने एब्जॉर्ब करा होगा उसी को तो एमिट करेगा, तो मिला दोगे तो सब कुछ सेम हो जाएगा, हाँ या ना। एक चीज़ ये हो गई क्लियर। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है, तो लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है ये भी बता दो साथ में, है ना। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम। अब देखो बच्चों, PQR से काम नहीं चलेगा हमारा, हम एक्चुअल नंबर पे आते हैं। तो सपोज करो कि एक सैंपल, एक एलिमेंट है कोई। अब होता क्या है कि आपको पता है बच्चों कि मैं बोलता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए वेवलेंथ रेड से लेके वॉयलेट तक की, तो कुछ 750 से लेके 400 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, 750 से लेके 400 नैनोमीटर तक है। ओके, अब क्वेश्चन है बच्चों कि आप कभी भी एक काम करना है, एक अलग सी चीज़ बता रहा हूँ आपको, इंटरेस्टिंग है। आप जब कोई भी नया फ़ोन, स्मार्टफोन ख़रीदते हो तो उसके स्पेसिफिकेशंस में जाके देखोगे कैमरे वाले पार्ट में, तो आपको लिखा रहेगा 14 मिलियन कलर सपोर्ट करता है। ठीक है, कि ये फ़ोन 14 मिलियन कलर सपोर्ट करता है। एक बात बताना, आप पूरी जान लगा लोगे ना तो 20 कलर भी आपको याद नहीं आएंगे। ठीक है, 20 कलर भी आपको समझ नहीं आ रहा और ये कह रहे हैं हम 14 मिलियन कलर सपोर्ट करते हैं। समझ में आ रही है? 14 मिलियन का मतलब 10 मिलियन 1 करोड़ हो गया, है ना। तो 14 मिलियन की बात हो रही है, 1.4 करोड़ कलर। यहाँ पे 20 कलर याद नहीं आ रहे मेरे को और ये 1.4 मिलियन, 14 मिलियन कलर की बात कर रहा है। ये 14 मिलियन कलर क्या होता है? तो सिंपल सी चीज़ है बच्चों, आपने 9th क्लास में मैथ्स में पढ़ा है। मैं पूछूं 1 और 2 के बीच में कितने नंबर होते हैं? तो बच्चों सिंपल आंसर है इनफाइनाइट, है ना। तो 1.01, 1.02, 1.03, फिर अभी कोई भी नंबर ले लूँ मैं, उन सब के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, क्योंकि मैं कितना छोटा कर सकता हूँ इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो सिमिलरली ऐसे ही होता है बच्चों कि हम देख तो सकते हैं इस नैनोमीटर के वेवलेंथ को, लेकिन 400 से 750 के बीच में उनके हिसाब से 400.1 नैनोमीटर एंड 400.2 नैनोमीटर, ये अलग कलर है। आपको दिखाएंगे दोनों तो आप बिल्कुल नहीं पता कर पाओगे, सारे एक्सपेरिमेंट कर लोगे तब भी आपको डिफरेंशिएट, मतलब इतना कम डिफरेंस आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, आप अपने घर के आसपास भी रेड कलर जितने भी दिख रहे हैं सबको एक साथ रखो, आपको दिखेगा सब में थोड़ा बहुत टेक्सचर का डिफरेंस है। तो दैट मीन्स हर लाइट थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एमिट कर रही होती है। दो वो लगती है कि हाँ सारी रेड है, बट एग्जैक्टली सेम है। 700 है और 700 तभी वो सेम कलर है, अदरवाइज 701 भी हो गया तो दिखने में आपको डिट्टो सेम लगेगा, लेकिन टेक्निकली वो डिफरेंट कलर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से वो बोलते हैं 14 मिलियन कलर सपोर्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, ये तो हो गई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब वापस आते हैं कि हम लाइन स्पेक्ट्रम क्या है। तो सिंपल सी चीज़ है लाइन स्पेक्ट्रम। बच्चों देखो, जब पूरी वाइट लाइट गई तो वाइट लाइट में तो बहुत रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना बच्चों।
तो क्या होता है कि जब ये एब्जॉर्ब करता है तो कई बार एक पूरा बैंड तो कर लिया कि मान लो पूरा रेड कर लिया, रेड के साथ येलो भी कर लिया, लेकिन ग्रीन जो है ना, अब ग्रीन का तो एक रेंज होता है, अभी ग्रीन लाइट ग्रीन से लेकर डार्क ग्रीन तक सब ग्रीन बोल रहे हो आप, है ना। अब उसमें मान लो कि यहाँ पे लाइट ग्रीन है, यहाँ पे डार्क ग्रीन है, अब इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज वेवलेंथ है। अब उसमें से एक पर्टिकुलर टाइप के वेवलेंथ को भी इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो होगा क्या, पूरा स्पेक्ट्रम बनेगा। फिर आपको दिखेगा बस एक पर्टिकुलर लाइन, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डार्कनेस है, दैट मीन्स खाली उस लाइन को, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को इसने एब्जॉर्ब करा। फिर वापस आपको दिखेगा कि आपको पूरी लाइट दिख रही है, और फिर एक डार्कनेस होगा पूरा, दैट मीन्स इस पूरे रेंज को एब्जॉर्ब कर लिया, और उसके साथ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को भी उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब कोई एलिमेंट ऐसा करती है तो आपको स्पेक्ट्रम पे कहीं कहीं लाइन बनी हुई दिखेगी, डार्क लाइन, सिंपल। अगर वो एमिशन स्पेक्ट्रम है तो आपको वहाँ पे लाइन की जगह वो कलर दिख रही होगी, और अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है तो वहाँ पे क्योंकि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लिया तो वहाँ पे डार्कनेस दिख रही होगी। तो ये जो डिस्क्रीट नेचर होता है ना, इसी के चक्कर में आप जनरली किसी भी एलिमेंट के स्पेक्ट्रम को आप लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हो, क्योंकि कुछ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी ज़रूर एब्जॉर्ब या एमिट करती है, और ये उसकी यूनिक पहचान बन जाती है कि अगर हाइड्रोजन होगा तो एक पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न बनेगा, हीलियम होगा तो एक पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न बनेगा कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर रहा है। समझ में आ रही बात। तो जैसे आपका फिंगरप्रिंट हो गया ना कि सबके लिए अलग है, इसी तरीके से जब आप एमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पर्टिकुलर एलिमेंट का बनाते हो तो सबके लिए डिफरेंट आता है, तो ये इनकी यूनिक पहचान बन जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, कि जब हमारे एक स्पेक्ट्रम में, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या हुआ था, पूरा रेंज होता था, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, बीच बीच में लाइन मिसिंग होगी, या एमिशन स्पेक्ट्रम में होगा तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लाइट दिख रही होगी। जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपके पास एक रेंज है और बीच में आपको कहीं कहीं पे पूरा ब्लू दिख रहा है और बीच में डार्क है और बीच में लाइनें दिख रही होंगी आपको अलग अलग कलर की, है ना। तो एमिशन एब्जॉर्प्शन में जहाँ पे कलर दिख रहा होगा वहाँ पे डार्कनेस दिख रहा होगा दूसरे में, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि जिस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लिया वो एमिशन में क्या होगा, वही चीज़ दिखेगी। तो जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करोगे तो वहाँ पे डार्क दिख रहा होगा, सेम चीज़ जब एमिशन स्पेक्ट्रम में जाएगा तो वहाँ पे आपको वो कलर दिख रहा होगा, एज सिंपल एज दैट। तो दिस इज लाइन स्पेक्ट्रम कि डिस्क्रीट नेचर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करती है, उसके चक्कर में क्या हो जाता है बच्चों, ये आपका लाइन क्रिएट कर देती है पैचेस में डार्कनेस का, या एमिशन स्पेक्ट्रम है तो वहाँ पर पैचेस में आपको कलर दिखेंगी या वो फ्रीक्वेंसी दिखेगा अगर विजिबल रेंज में होगा, तो दैट मीन्स कि आपका वो उस वैसे पैटर्न को आप लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हो। नाउ कमिंग बैक टू क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि कैसे पता चलता है कि सन के अंदर हीलियम है, तो अभी तक आपने गेस कर लिया होगा, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हर एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि उसका एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किस तरीके का बनेगा। तो जो सनलाइट आती है उसके जो पैटर्न को रीड करते हो, और अर्थ पे अगर आपके पास हीलियम है उसके पैटर्न को रीड करते हो, आप मैच करते हो, देते हो डिट्टो सेम है, दैट मीन्स आप बताते हो कि सोर्स पे हीलियम प्रेजेंट है, ये जो लाइट सोर्स है ये हीलियम से जनरेट हो रही है, हाइड्रोजन से जनरेट हो रही है। समझ में आई बच्चों। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि किसी स्टार सिस्टम में कौन से गैस है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टडी को बच्चों क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, साइंस बोलो या केमिस्ट्री बोलो, इस ब्रांच को जहाँ पे आप क्या बोलते हो, पैटर्न को, जो आपके स्पेक्ट्रम को रीड करते हो, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट का, दैट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा ये पूरा टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करना। ओके, जस्ट टू सम अप मैं बताता हूँ, आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा, बैंड ऑफ कलर, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, बिकॉज उसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, मर्ज्ड होते हैं। आपने एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ा, एमिशन स्पेक्ट्रम अगर कोई एक्साइटेड सैंपल है उससे आपने कोई पैटर्न बना दिया, आपने उससे कोई स्पेक्ट्रम बनाया, दैट इज़ कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है तो वाइट लाइट के बीच में कुछ आपने डाल दिया जिसने कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसमें क्या होगा, वाइट लाइट माइनस जो एब्जॉर्ब हो गया, तो उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बना। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि हर एलिमेंट की यूनिक एबिलिटी होती है कि कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को भी एब्जॉर्ब एमिट करता है, तो उसकी वजह से पूरे स्पेक्ट्रम में कहीं कहीं पे लाइन लाइन से दिख जाएगी, डार्क लाइन। अगर एमिशन स्पेक्ट्रम है तो, सॉरी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है तो, और एमिशन स्पेक्ट्रम है तो वो चीज़ आपको दिखेगी लाइट के फॉर्म में, उस पर्टिकुलर लाइन पे दिखेगी। ओके, तो इसको आप लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हो। एंड देन मैंने बताया कि आप स्पेक्ट्रोस्कोपी किस चीज़ को बोलते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।